नियंत्रण एवं अनौपचारिक नियंत्रण के संबंध में बात करेंगे। औपचारिक नियंत्रण, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये सुपरिभाषित एवं लिखित होता है तथा इसकी अभिव्यक्ति कानूनों में होती है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण वो होता है जिसमें कभी भी पूर्णतया लिखित नहीं होता है तथा इसका रूप परंपराओं में स्पष्ट होता है। औपचारिक नियंत्रण, इसके सबसे प्रभावशाली साधन कानून, न्यायालय एवं पुलिस है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण के साधन होते हैं परंपराएं एवं धार्मिक नियम, जो इसे अधिक प्रभावपूर्ण बनाते हैं। यह व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को अधिक प्रभावित करता है औपचारिक नियंत्रण, जबकि यह व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष को प्रभावित करता है। औपचारिक नियंत्रण, इसमें दंड देने का कार्य राज्य तथा प्रशासनिक संगठन द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में दंड देने के कार्य समूह के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा ही किया जाता है। औपचारिक नियंत्रण, इसमें अनुकूलशीलता तथा परिवर्तनशीलता का गुण होता है, जबकि इसमें रूढ़िवादिता तथा अपरिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। यह जटिल तथा बड़े समूह में अधिक प्रभावपूर्ण होता है, जबकि सरल तथा अपेक्षाकृत छोटे समूहों में प्रभावपूर्ण होता है। यह शारीरिक दंड, उत्पीड़न तथा शक्ति प्रदर्शन के द्वारा व्यक्ति तथा समूह के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। यह प्रशासन, आरोप, हास्य, व्यंग, पुरस्कार आदि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित रखता है। इसका निर्माण आवश्यकता और साधनों को देखते हुए होता है औपचारिक नियंत्रण का, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण का विकास एक लंबी अवधि में धीरे धीरे स्वतः होता है। औपचारिक नियंत्रण व्यक्तिवादी होता है तथा अनौपचारिक नियंत्रण समूहवादी होता है। औपचारिक नियंत्रण एक बाध्यता मूलक होता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण अपेक्षाकृत कम बाध्यतापूर्ण होता है। तो इस प्रकार हमने औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर देखा और हमने यह स्पष्ट कहा कि औपचारिक नियंत्रण तथा अनौपचारिक नियंत्रण एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के पूरक ही हैं, क्योंकि आदिम समाज से आधुनिक समाज तक व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों तथा शारीरिक उत्पीड़न को महत्व दिया जाता है, लेकिन आज के जटिल समाजों में व्यवहारों को कानून द्वारा नियंत्रित करने के उपरांत भी प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक नियमों का महत्व कम नहीं हुआ है। प्रत्येक समाज में नियंत्रण का औपचारिक तथा अनौपचारिक स्वरूप साथ साथ विद्यमान रहता है। तो समाज के विकास के साथ साथ औपचारिक नियंत्रण की मात्रा अवश्य बढ़ जाती है, लेकिन अनौपचारिक नियंत्रण भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत के संदर्भ में। तो रास महोदय ने सबसे पहले 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत प्रस्तुत करा था। रास के अनुसार सामाजिक नियंत्रण में विश्वासों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विश्वास चाहे किसी भी रूप में हो, लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित रखते हैं, अतः विश्वासों का प्रभाव सर्वव्यापी होता है। सामाजिक नियंत्रण की स्थापना केवल कुछ विशेष कानूनों से नहीं, बल्कि इसकी स्थापना में विश्वासों का भी योगदान अधिक होता है। रॉस के अनुसार समाज को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक है प्राकृतिक समाज और एक है वर्गों पर आधारित समाज। प्राकृतिक समाजों में व्यक्ति के व्यवहारों का पर बाहर कोई नियंत्रण नहीं होता है तथा वर्गों पर आधारित समाज में शक्तिशाली और साधन संपन्न वर्ग द्वारा अन्य वर्गों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक के द्वारा हम प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो उनके अनुसार मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है तथा उसे प्रकृति से संघर्षरत के लिए समाज की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। स्पेंसर ने धर्म तथा सरकार तथा नैतिकता को सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन माना, जिनके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित एवं नियमित किया जाता है। नेक्स्ट है कुले के विचार। कुले के सिद्धांत के बताते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर के अंतर्गत इस सिद्धांत में बताया। इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा दी। कुले के अनुसार सभी समाजों में, चाहे वो आदिम हो या आधुनिक हो, सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है। कुले ने आत्म, सामाजिक सहभागिता, सामाजिकरण के आधार पर सामाजिक नियंत्रण की व्याख्या की है। कुले के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक सहभागिता, सामाजिकरण के माध्यम से अपने आत्म का विकास करता है, जो उसकी मौलिक आवश्यकता है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा व्यक्ति की सामाजिक सहभागिता एवं सामाजिकरण में वृद्धि की जाती है। वे समूह संस्थाएं जो इस कार्य में सहयोग देती है, सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख साधन होते हैं। फिर है दुर्खिम का सिद्धांत। कुले के अनुसार व्यक्ति के सामाजिकरण तथा समाज के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान की सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख करा।
उन्होंने बताया था कि सामूहिक प्रतिनिधान जैसे प्रथाएं, कानून, रीति रिवाज, धर्म आदि के प्रभावपूर्ण बनने से समाज में समूह कल्याण को प्रोत्साहन मिलता है। फिर हम बात करते हैं पार्सन्स के सिद्धांत की। पार्सन्स ने सामाजिक नियंत्रण संबंधी विचार अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में प्रस्तुत करे। उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य, साधनों एवं प्रक्रियाओं का भी उल्लेख करा। इनके अनुसार सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति तथा समूह के समाज विरोधी प्रभाव पर रोक लगाना होता है, जिससे समाज में अखंडता एवं व्यवस्था बनी रहती है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्थाओं का निर्माण करता है तथा ये संस्थाएं समाज में संतुलन में कार्य करती हैं। तो पार्सन ने संस्थाओं को सामाजिक नियंत्रण का साधन बताया। इन्होंने बताया था कि सामाजिक नियंत्रण की आधारभूत प्रक्रिया संस्थागत से संगठित सामाजिक व्यवस्था की पारस्परिक प्रक्रियाओं में ही पाई जा सकती है, यानी सामाजिक नियंत्रण के साधनों में संस्थाओं का प्रमुख रोल होता है, ये पार्सन ने बताया। धन्यवाद।